अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। आज हमने ये स्टार्ट करना है। पिछले दो टॉपिक्स में हमने जो यूनिट्स हमने पढ़े थे केमिस्ट्री के, दैट्स वी हैव डिस्कस्ड मैटर and also we have discussed the classification of the matter, both its physical as well as the chemical classification of the matter. Physical classification में हमने इसके solid, liquid और gaseous state पढ़े, और chemical composition में हमने element, compound और different mixtures और different methods of separation of mixtures भी पढ़े हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लेके पहली बात ये पता है हमें कि एंशिएंट टाइम्स से लेकर बहुत ग्रीक और जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने मैटर के बारे में अपनी जानकारियाँ दी हैं, एंड दे यूजुअली गिविंग इट डिफरेंट वेज ऑफ हाउ मैटर इज यूजुअली बीइंग मेड अप ऑफ things and how it can be divisible into the different parts as well. यहाँ पे हमने लिखा है कि around 500 BC इंडियन फिलोसफर दैट्स महर्षि कनंद जिनका नाम था, उसने अपनी थ्योरी में पोस्टुलेट किया है कि मैटर इज डिविजिबल, कि जो मैटर होता है वो पूरी तरह से टूट सकता है। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल। इफ वी गो ऑन ब्रेकिंग मैटर वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड अल्टीमेटली द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड मे बी सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। महर्षि कनंद के हिसाब से कि मैटर को हम छोटे छोटे जरों में तकसीम कर सकते हैं, और ये छोटे जरे इतने स्मॉल हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं, इस हद तक छोटे हो सकते हैं कि ये फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। सो दैट इन अदर वर्ड्स दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स दे वर बी नेम्ड एज पारमाणु। पारमाणु इनका छोटा छोटा नाम, जो इन छोटे छोटे ज़रात का नाम लेके इनको परमाणु के नाम से जानते थे। तो इसी सेम पीरियड में हमारे ग्रीक फिलोसफर जिनको डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने सेम आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था कि मैटर को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर सकते हैं जिस हद तक कि उस हद से आगे उसको डिविजिबल नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते। However, इन ग्रीक फिलोसफर्स के हिसाब से इन स्मॉल पार्टिकल्स को एटम के नाम से जाना जाता है, जिनको हम केमिस्ट्री में एटम्स कहते हैं। तो ग्रीक वर्ड है एटम, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट सिंपली बीन कॉल्ड एज एटम। इन ग्रीक इट मीन्स अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स इसके अलावा हम इसको और कट नहीं कर सकते। सो वी आर रीचिंग टू द कंक्लूजन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which are not been further divided. They are simply been called as atoms as well. But the modern technology have made it easier that we can simply divide the atoms into further smallest particles like protons, electrons, neutrons, deuterions, etc. as well. So यहाँ पे हमने एक बात और लिखी है, in the same era the Indian philosopher that's called as पुखंदा कथयामा, पुखंदा कथयामा इनका नाम था। उन्होंने स्टेट किया है, उन्होंने अपने हिसाब से तजिया किया है कि एटम में नॉट बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, बट इट कैन बी एग्जिस्टेड इन ए कंबाइंड स्टेट। एक कंबाइंड स्टेट में पैदा होता है, मौजूद होता है एटम। दिस कंबाइंड स्टेट ऑफ दिस वेरी एटम कैन बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स or as compounds. So we are having a new name over here. These are called as the molecules and the compounds as well. So compounds और molecules का नाम यहाँ से हमारे combined states में आया है कि जो फिलोसफर्स होते हैं, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने अपने हिसाब से ये तजिया किया कि एटम्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड्स दे यूजुअली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड स्टेट्स। दिस कॉम्बिनेशन स्टेट ऑफ द एटम्स आर सिंपली बीन कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। दस यहाँ पे इनको हमने कंक्लूजन किया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अभी हमने देखा विच में भी एटम और मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एज डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, क्योंकि अलग अलग मैटर में अलग अलग किस्म के एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं विच हैव डिफरेंट फिजिकल दीज प्रॉपर्टीज, देयरफॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो हमारी इस
कायनात में डिफरेंट किस्म के मैटर्स होते हैं, तो डिफरेंट मैटर्स में हमारे डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनसे लेकर ये मैटर बना होता है, और इस मैटर हर एक मैटर के अलग अलग खुसूसियत होती हैं. दे आर हैविंग ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल. तो यहाँ पे हमने ये देखना है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, एक सवाल पैदा होता है कि हाउ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स. ये जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं, ये एलिमेंट जो होते हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म द कंपाउंड्स. ये कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स, इनको लेके यहाँ पे सवाल पैदा होता है. तो हमने यहाँ पे आगे लिखा कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं. तो एक्सपेरिमेंट स्टडीज हैव कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द लॉज अकॉर्डिंग टू व्हिच एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स एज वेल. तो एक एक्सपेरिमेंटल की लहर चली कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर बीन कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन से द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड्स और द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो एक डिफरेंट लॉज उन्होंने तजवीज़ किए on the basis of their experience, on the basis of their experiments in the laboratories, that how the different types of the reactants, or we can say the different types of the elements, they usually combine to form the compounds, or we can say the different types of the reactants simply combine to form the products as well. So in laws को हम combinedly कहते हैं the laws of chemical combination. तो इन्हीं को पढ़ना है हमने अब अपने इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको आगे लेके. तो हमने पढ़ना है एक और बात, दैट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमें बताता है कि हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट्स यूजुअली कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स और द कंपाउंड्स. कि कैसे हम कंपाउंड या प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं from the reactants or elements as well. So these laws usually govern how the combination of the different elements or the different types of the reactants combine to form the products, how combination of the reactants give rise to products. So law of chemical combination हमें बताता है. लेकिन जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वी कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड, सो दे डू अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज. ये ऐसे नहीं होता है कि रिएक्टेंट आ जाए और खुद ही मिल जाए और प्रोडक्ट बनाए आगे से. नहीं, एक लॉ, चंद कवानीन के तहत, चंद लॉज के तहत ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं. तो जनरली दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. ये चूंकि दो लॉज है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. सो ये दोनों लॉज जो है ये हमें पढ़ने हैं. वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, इसका एक पार्ट है दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों लॉ मिलकर बनाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एज वेल. तो आइए हम पहले लॉ की ओर बढ़ते हैं. वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चूंकि यहाँ पे हमने लिखा कि दिस लॉ डील्स विद द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. चूंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि कंजर्व कैसा होता है, मास कैसे कंजर्व हो सकता है बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में. मास कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे कंजर्व हो सकता है, इक्वल हो सकता है इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. दिस इज यूजुअली बीइंग गवर्नड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. अगर हम एक केमिकल रिएक्शन ले लें, इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड दिस लॉ वाज यूजुअली बीन पुट फॉरवर्ड बाय एंटोनियो लेवेजर. दैट्स एंटोनियो लेवेजर इन 1774 1774 ईस्वी में, 1774 में एंटोनियो लेवेजर ने ये लॉ फॉरवर्ड किया. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट्स क्या है, आइए देखते हैं. It states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. अगर हम एक केमिकल रिएक्शन ले लें जिसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वहां पे मास क्रिएट नहीं होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है. जितना मास उस रिएक्शन में होता है वो वहीं के वहीं रहता है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में मौजूद पाए. हम जहां भी मास पाए वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल अमाउंट्स में मौजूद होता है. That means the mass can neither be created, ना हम क्रिएट कर सकते हैं मास को, nor destroyed, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं in a chemical reaction. As per Levizan, this is the Levizer's law of conservation of mass in 1774, as stated that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. In other words,
in any chemical reaction the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. in दूसरे लफ्जों में हम ये बयान कर सकते हैं कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का इन ए केमिकल रिएक्शन. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको याद रखने के लिए जरूरी है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स में मौजूद होता है वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ दैट प्रोडक्ट्स इन दैट वेरी केमिकल रिएक्शन. यहां पे हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसकी फार्मूला है. अगर हम इसको हीट करेंगे ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है. एक इसका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है CaO और दूसरा इसका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. क्योंकि CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लिया वो टोटल इसका जो मास है वो 100 ग्राम हमने हीट किया. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया और इसको हमने हीट किया. इट गिव्स 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. क्योंकि अभी हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा 100 ग्राम है. इसको हीट करने के बाद हम इसके दो हिस्से किए. एक है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 को हमने हीट किया. ये 100 ग्राम मौजूद है. हीट करने के बाद इसको दो हिस्सों में हमने ये अलग हो गया. वन इज CaO दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है CO2 दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हमारा जो 56 कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हासिल हुआ. 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हासिल हो गया. तो इसका मतलब यह हुआ कि 56 ग्राम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें हासिल हो गया आफ्टर प्रॉपर हीटिंग. तो हमने नीचे क्या लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट दैट्स CaCO3 इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स मास ऑफ रिएक्टेंट. जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा 100 ग्राम के बराबर है. द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो दो है दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट्स 56 grams and mass of carbon dioxide that's 44 grams that's equal to 100 grams. So it means the total mass of reactants is always equal to the total mass of the products as well. तो इस हिसाब से हमारा law of conservation of mass हमारा पूरी तरह से पूरी समझ में आया हमें. So we can say the total mass of products is equal to total mass of reactants. It's showing that no mass is created. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई mass create नहीं हुआ. जो 100 ग्राम हमारे मौजूद थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए लेकिन 100 ग्राम ही मौजूद है. So or they cannot be destroyed. न कहीं से ये destroy हुआ. So this simply satisfies the law of conservation of मास एज वेल. तो डियर स्टूडेंट्स कल हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाएंगे. थैंक यू.